आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड के 25 साल की कहानी, एक लंबे संघर्ष, बलिदान और एक उम्मीद जिसे हम कहते हैं, ये उसकी कहानी है। इस कड़ी में आज हम जिनसे बात करेंगे वो खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हरिद्वार के सांसद हैं, आरएसएस के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं, ज़मीन पे काम करते रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। त्रिवेंद्र जी, जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि 25 साल हो गए उत्तराखंड के, आप इस 25 साल को कैसे देखते हैं? जी, पहले तो धन्यवाद दिलीप जी कि आपने उत्तराखंड पर और ये मेरा इंटरव्यू लेने का काम किया है और उत्तराखंड के बारे में सोचा है कि उत्तराखंड इन 25 सालों में किधर बढ़ा है। तो अगर हम 2000 से पहले की और 2000 से आगे और 2025 की तुलना करेंगे तो हमको एक बहुत बड़ा अंतर नज़र आएगा। राज्य ने चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग हो, सड़क की कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, सब क्षेत्रों में बेहतर तरक्की की है। कोई अगर ये कहता है कि कुछ नहीं हुआ है तो मैं समझता हूँ कि वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। इन 25 सालों में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है और 15 साल बीजेपी की सरकार के होंगे अभी 2027 में। हम महिलाओं से संबंधित मसले देखें, अपने छात्रों और युवाओं से जुड़े हुए मसले पर विचार करें, राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर बातचीत करें, तो हम ये देखते हैं कि जो हमको उससे पहले एक अभाव दिखता था कि कल राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए वो कहाँ से होगी, तो आज मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में महिला भागीदारी बहुत अच्छी हुई है। गांव से लेकर पंचायत के चुनावों से लेकर जिला पंचायत और अब कोऑपरेटिव में भी 30% हमारी महिलाएं उसमें भाग ले रही हैं, 30% प्लस। और इस तरह से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए जो विषय हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसी तरह से जो युवा हैं, अगर आप देखेंगे उत्तराखंड की विधानसभा को देखिए, जिला पंचायतों को देखिए, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी और विशेषकर जो अभी 25 से और 35-40 के बीच में है उनकी भागीदारी बढ़ी है। तो किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। आज उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोड है। उत्तराखंड में NH हैं, ढेर सारे NH बने हैं, रेल की कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर की कनेक्टिविटी बढ़ी है। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जहां राज्य जब निर्माण हुआ था लगभग हमारे पास 4 लाख के आसपास व्हीकल थे, वाहन थे, आज 40 लाख पार कर गए हैं। अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो उसमें भी भारी वृद्धि हुई है। बजट का साइज़ देखें तो उसमें भी कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कुल मिलाकर अगर हम तुलनात्मक देखेंगे तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या आज बीजेपी की सरकार हो, दोनों ने प्रयास किया है। इंडस्ट्री में आप देखिए तो हर दृष्टि से हम देखते हैं कि अच्छी बढ़ोतरी हमारे राज्य में हुई है। मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया चल रही है।
मैंने तीन बातों का जिक्र किया। एक लंबे संघर्ष की, साथ ही मैंने बात की बलिदान की, उसके साथ ही मैंने बात की थी उम्मीद, आशा के जिस उम्मीद से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, जिस उम्मीद के कारण लोगों ने बलिदान दिए, जिन उम्मीदों के कारण लोग संघर्ष किए। क्या उन उम्मीदों पे 25 साल के बाद आप उत्तराखंड को वहाँ पे आसपास कितना करीब या अभी कितना निकट उन चीज़ों के आप पाते हैं कि उत्तराखंड 25 साल में अगर उन उम्मीदों को देखें, उन बलिदान, उन संघर्ष को अपेक्षाकृत उनको हम तुलनात्मक एक दृष्टि से देखें तो आपकी दृष्टि क्या कहती है? देखिए, राज्य निर्माण के लिए 3 दर्जन से अधिक बलिदान हुए, लंबा संघर्ष चला और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में हमको उत्तराखंड राज्य दिया, छत्तीसगढ़ दिया और झारखंड दिया। बलिदानों के साथ साथ अपमान भी हमारी महिलाओं का हुआ, ये सर्वविदित है। लेकिन अगर हम देखें, मैंने कहा कि तुलनात्मक देखना पड़ेगा हमको, हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। देखिए, आकांक्षाएं तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन आकांक्षाओं को पूरा होने के लिए समय चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि हम कितनी ईमानदारी से उन दिवंगत जो हमारे आंदोलनकारी रहे हैं, उनकी आकांक्षाओं के लिए कितनी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। हम भ्रष्टाचार, उस पर कितना हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। जो नैतिकता है वो हमारी राजनीति में, हमारी सियासी सोच में, हमारे जीवन में कितनी हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड एक सामान्य प्रदेश नहीं है। उत्तराखंड हमारे पुरखों के त्याग और बलिदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण देवभूमि कहलाता है। उस देवभूमि का गौरव, उसकी जो एक विशिष्ट पहचान है, उस पहचान को बना करके बरकरार रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने का काम सरकारें भी कर रही हैं और समाज का उसमें योगदान, समाज की सोच, समाज की बेहतर सोच ये काम कर रही है। मुझे लगता है कि राज्य ने तरक्की की है। उन आकांक्षाओं की ओर हम, और उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में आप खुद मुख्यमंत्री थे, आपने भी काफ़ी फोकस होके कुछ जो मूल चीज़ें थी उस पर आपने काम किया। जैसे पलायन एक बड़ी समस्या, पहाड़ और मैदान के बीच में जो गैप है वो एक बड़ी समस्या के रूप में सबने उसको देखा था। साथ ही साथ ये भी हमने वहाँ पे महसूस किया था कि सरकारें, जैसा आपने कहा, कोई भी हो, प्रयास और नीयत कैसी है सरकारों की, तो सरकार तो तमाम काम करने के लिए वहाँ पे उत्तराखंड में जो आपने बताया मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ। लेकिन साथ ही मैं ये समझने चाहता हूँ, खास करके जो उत्तराखंड के हमारे दर्शक देश और दुनिया में भी जो देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये आपसे समझना चाहूँगा कि जो पहाड़ और मैदान, खास करके जो घोस्ट विलेज की हम लोग बात करते सुनते थे और वो बात आज भी हमें सुनाई देती है, तो आपको लगता है कि कहीं एक नीयत में इसको देखेंगे, नीति में इसको देखेंगे, या ज़मीन पे उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के रूप में आप उसको देखेंगे कि कहीं कोई गैप है वहाँ पे कि पहाड़ में जो स्थिति बेहतर होनी चाहिए थी वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, या उसको किस हद तक पूरा किया गया आपकी दृष्टि से, उसके बारे में अगर आप फोकस करके हमारे दर्शक को बता पाए। देखिए दिलीप जी, ऐसा है कि देश 1947 में आज़ाद हुआ और 2000 में उत्तराखंड राज्य बना। यानी कि देश की आज़ादी के 53 वर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य बना। उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है। अगर हम यूरोपियन देशों को देखें तो कई देशों की आबादी के बराबर उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट होने के नाते दूरस्थ क्षेत्रों में
विकास की जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, विकास पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा। अगर शायद ये राज्य हिमाचल के साथ बन जाता या हिमाचल बनने से पहले बन जाता तो पलायन कम हो सकता था। 100% पलायन तो कहीं भी नहीं, मैदानी गांवों में भी बहुत सारा पलायन है। हजारों परिवार रहते थे गांव में, आज सैकड़ों परिवार हैं। तो पलायन तो एक तरह से हमारी प्रगति को भी प्रदर्शित करता है कि हम अपनी प्रगति के लिए हमने पलायन किया है, अपने रोज़गार के लिए हमने पलायन किया है। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये रहा पहाड़ों में कि सड़कें नहीं पहुंची। हम धन्यवाद करना चाहेंगे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ला करके और आज हमारे दूरस्थ गांव उस योजना के से आच्छादित हुए हैं और सड़कों से जुड़े हैं। लगभग 16,000 से थोड़ा बहुत अधिक गांव हमारे राज्य में हैं और 7,000 के करीब गांव पंचायतें हैं। ये बाकी लगभग 9,000 के करीब उनके छोटे छोटे मजरे हैं। कहीं पर 10 परिवार हैं, कहीं पर 15 परिवार हैं, कहीं पर 5 परिवार हैं। ऐसे बहुत छोटे छोटे मजरे हैं और उन मजरों तक भी हम कई जगह पहुँचे हैं। गांव सभाएं लगभग हम सब जगह पहुँचे हैं। कहीं पर विशिष्ट अगर कारण हैं, जैसे नेशनल पार्क हैं, उसकी वजह से सड़कों के निर्माण में वहाँ पर बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। लेकिन सामान्यतः हर गांव तक बिजली, पानी, सड़क ये पहुंची है। अगर ये काम, अगर सड़कें पहले बन जाती तो शायद ये पलायन कम होता। लेकिन अब हम ये कह सकते कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जो पलायन पहले उत्तराखंड से बाहर होता था, अब इंटरनल ज़्यादा है। कोई गांव से आसपास के कस्बे में आ गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए आ गया, थोड़ा बहुत रोज़गार करने के लिए आ गया। राजधानी देहरादून हुई तो बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से कर्मचारी वहाँ पर हैं, तो उन कर्मचारियों ने देहरादून में घर बना लिए। वो 2-2, 3-3 जगह के रहवासी हैं। वो गाँव में भी उनका घर है और देहरादून में भी घर है। किसी का कोटद्वार में है, हल्द्वानी में है, हरिद्वार में है या तराई में है। तो 2-2 जगह उनके निवास हैं। पलायन आयोग हमने बनाया था उसके कारणों को जानने के लिए। तो 3 बातें सामने आई थी पलायन की। एक तो रोजगार, दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य। ये 3 महत्वपूर्ण कारण आए थे कि जिसके कारण लोगों ने पलायन किया। अब मैं बताऊं कि आज हमारे राज्य में लगभग 3,000 डॉक्टर्स हैं, जो पहले 400-500 हुआ करते थे राज्य बनते समय। आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज हैं, कई मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एम्स है, तमाम आयुर्वेदिक संस्थान हैं। तो इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। शिक्षा में हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ी है। सर्व शिक्षा अभियान जो अटल जी ने चलाया था, उसके कारण आज हर गांव में स्कूल हैं। बच्चों का ज़रूर अभाव है उन विद्यालयों में, लेकिन सबको शिक्षा देना जरूरी है, इसलिए वहाँ पर विद्यालय हैं। तो तमाम तरह की सुविधाएं मिली हैं। और पलायन जो हुआ है, घोस्ट विलेज आप देखेंगे तो उन गाँवों में पलायन हुआ है जहाँ लोगों ने अच्छी शिक्षा दीक्षा कर ली। आप ताज्जुब करेंगे, जो लोग अच्छा पढ़ लिख गए वो लोग और अच्छे की तलाश में या तो देश के किसी बड़े शहर की ओर चले गए या फिर विदेशों में चले गए। ये भी एक कारण है कि जहाँ पर बहुत अच्छी बेहतर रोज़गार मिल गया, बहुत अच्छा उनका सामाजिक स्तर हो गया, तो उन लोगों ने भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग नौकरियों में गए, कोई सेना में गए, कोई शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े लोग उत्तराखंड ने दिए हैं, राजनीति में भी बड़े बड़े लोग उत्तराखंड ने दिए हैं। तो वो भी एक छोटा मोटा कारण है जिसके कारण लोग पलायित हुए हैं। उत्तराखंड एक मात्र राज्य है, अगर हम जम्मू कश्मीर को छोड़ दें और हिमाचल को, तो शायद मुझे लगता है कि एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक अपॉर्चुनिटी, जिसमें संसाधन में अगर नहीं भी बोलूं तो प्राकृतिक अवसर के रूप में बहुत कुछ दिया है उत्तराखंड ने। वहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत संभावनाएं हैं टूरिज़्म के अलावा भी। खास करके
आयुर्वेद आप कह लें, योग कह लें, या जो प्रकृति से जुड़े हुए तमाम जो नेचुरल जो टूरिज़्म जिसे कहते हैं नेचर टूरिज़्म, उसकी अपार संभावनाएं हैं। और कई ऐसे देश हैं दुनिया में जो बहुत छोटा सा है, लेकिन उन्होंने कुछ उदाहरण है कि जो प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके उस वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को बहुत बेहतर किया। उत्तराखंड हालांकि 25 साल का कालखंड बहुत बड़ा नहीं माना जा सकता है, एक छोटा कालखंड ही है जहाँ से हम देख पा रहे हैं इसे, लेकिन क्या वो रास्ता, अगर मैं कहते हैं पाथ शुड बी राइट, अगर आपका रास्ता मंजिल आपने नीयत आपकी ठीक है तो आपकी नीति सही होगी, अगर नीति सही है, नेतृत्व सही है, तो उसको आप ज़मीन पे उतार पाएंगे। इस दिशा में आपको लगता है कि उत्तराखंड 25 साल में सही रास्ते पे है, और उत्तराखंड का जो पोटेंशियल है, जो नेचुरल पोटेंशियल है, उसको लेके सरकारें जितनी भी रही हैं उस पर लगातार काम कर रही हैं, या वहाँ पे आपको लगता है कि कुछ बेहतर सोच कर री इन्वेंट करने की, नए तरीके से नए सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है? बहुत अच्छा सवाल किया है दिलीप जी आपने। देखिए, हमारे यहाँ दो तरह का पर्यटन है। एक तो श्रद्धालुओं का है, या जिसको हम धार्मिक पर्यटन कहते हैं, स्पिरिचुअल पर्यटन कहते हैं, और उसी के साथ हम योग को भी जोड़ सकते हैं। तो ये एक तो हमारे पास पर्यटकों का एक जो बहुसंख्या है, इसी तरह के पर्यटकों की हमारे पास बहुतायत है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, उधर जागेश्वर, बागेश्वर, इधर गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, कलियर शरीफ, हमारे नानक साहब, नानक मत्ता में हेमकुंड साहब, ये तमाम जगह हमारे जो धार्मिक पर्यटक हैं वो बहुतायत में आते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा सुविधा भोगी नहीं होते हैं। यद्यपि सुविधा मिल जाए तो और अच्छा ये पर्यटन बढ़ सकता है। और इन दौरान अगर हम देखें पिछले 15-20 सालों में, तो सुविधाएं भी बढ़ी हैं, चाहे यातायात की सुविधा हो, हेली सर्विसेज हों, रोड की सर्विसेज हों, रेल की सर्विसेज हों, उसके कारण इसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। लेकिन दो क्षेत्रों में और हमारे यहाँ अच्छी प्रगति हुई है, वो है जो साहसिक पर्यटन है, चाहे उसमें रिवर राफ्टिंग हो, वाइट वाटर राफ्टिंग हो, या फिर माउंटेनिंग हो, जो टेहरी झील में जो स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर बड़ी संख्या में दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं, और जो कंपनियां इसको आयोजित करते हैं वो भी आते हैं। तो जो एडवेंचर की जो हमारी एक नई विंग बनाई है हमारी सरकार ने, जो आर्मी के एक ऑफिसर को उस पर डेपुटेशन पे हम लोग लाए थे, और उसके लिए एक अलग विंग पर्यटन के अंतर्गत बनाई गई। तो उस पर भी हमारे यहाँ पर्यटकों की संख्या अच्छी बढ़ी है। उसके साथ ही पैराग्लाइडिंग है, उस पर हमारे यहाँ काफ़ी पायलट्स तैयार हो रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा इस तरह का एक टूरिज़्म बढ़ा है। जो लोग दूरस्थ क्षेत्रों में ट्रैकिंग करते हैं, उनकी अच्छी तादाद हमारे यहाँ बढ़ी है। सर्दियों में बर्फ़ ओली जैसे स्थान हमारे यहाँ पर हैं, जहाँ पर लोग विंटर गेम्स के लिए आते हैं। तो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बना है। अभी जो हमारी लिपू लेक वाली जो सड़क बनी है धारचूला से, उसके कारण आदि कैलाश तक बेहतर हमारा वहाँ पर पर्यटन का विकास हुआ है। वहाँ आसपास जो होटल बहुत रेयर, बहुत ही कम चल पाते थे, आज आप देखेंगे तो उन होटल्स में जगह नहीं है। अगली बात यह है कि देखिए, उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वहाँ पर बच्चों से लेके बुज़ुर्गों के लिए, सबके लिए घूमने की जगह है। जब बुज़ुर्ग हैं वो सामान्यतः धार्मिक यात्रा ज़्यादा करते हैं, एडवेंचर में युवा आते हैं। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो एक धरोहर है हम कह सकते हैं, वो हमारे पास है, जहाँ दुनिया के पर्यटक वहाँ पर आना पसंद करते हैं।
तो जिम कॉर्बेट हमारे पास है, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हमारे पास है, शारदा हमारे पास है, आप हमारे पास टिहरी झील है जहां पर लगातार जो पर्यटक हैं वो बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर वन हैं, वनों में वन्य जीव हैं, जैव विविधता है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फ्लोरिकल्चर है। आज उनको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। ट्यूलिप गार्डन हमने डेवलप किए हैं पिथौरागढ़ ज़िले में, तो वहाँ पर पर्यटन आ रहे हैं। तो पर्यटन का जो फील्ड है वो बहुत अच्छा हमारे यहाँ, जिसकी अभी अपार संभावना है। और विशेषकर जो एडवेंचर टूरिज्म है, जो जिसमें खर्चीले पर्यटक भी आते हैं और जो काफ़ी आकर्षण भी पैदा करते हैं, लोग उसको देखना पसंद करते हैं। और वहाँ पर जो टूरिस्ट आएगा तो है ही, लेकिन उसके लिए उनको देखने के लिए भी लोग आते हैं, जो वहाँ पर हमारी स्टेट की आय को बढ़ाने का काम करते हैं। हाल के दिनों में ही नहीं बल्कि इस बाबत पहले भी चर्चा हुई है कि जो विकास की गति है, जो विकास का रोड मैप है और जो विकास के कारण कुछ जो प्राकृतिक नुकसान, जो प्रकृति को वहाँ नुकसान होता है, उस दोनों में बैलेंस को बनाने की आवश्यकता लोगों ने महसूस किया है। जो विशेषज्ञ हैं वो महसूस करते हैं, जो सरकार में जो नीति निर्धारण करने वाले हैं, लॉ मेकर्स हैं, जो आपकी भी सरकार थी, आप भी मुख्यमंत्री थे, तो क्या जो वो एक बैलेंस है बिटवीन द इकोलॉजी एंड द डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमी और इकोलॉजी को बैलेंस करते हुए विकास के गति को भी रखना है और विकास को एक मॉडल ऐसा हो जो वहाँ का जो प्राकृतिक जो वहाँ की खूबसूरती है या जो प्राकृतिक संसाधन है, वो उस विकास को करने में उसको नुकसान नहीं पहुँचे। ये एक नए तरह से सोच उभर के आ रहा है। दुनिया के कई और देशों में भी इस पर चर्चा हो रही है। दुनिया के इकोनॉमिक मॉडल को भी लेके चर्चा हो रही है। तो क्या उत्तराखंड में का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्या वो प्रकृति को एक तरह से प्रोटेक्ट करते हुए इस डेवलपमेंट, एक नए मॉडल देश के सामने, एक ऐसा मॉडल उत्तराखंड से आने की तरफ आप अग्रसर हैं, जहां से आप एक देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बता सकते हैं कि देखिए उत्तराखंड को हमने इस मॉडल पे डेवलप किया है कि कल हम प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हुए विकास को तेजी देते हैं। इस पे कोई सोच, इस पे कोई विचार, इस पे कोई अध्ययन, इस पे कोई आगे काम हो रहा है क्या, ये मैं समझना चाहूँगा। मैं सोचता हूँ दिलीप जी कि जो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हमको बताया है कि कहाँ पर कौन सी जगह सुरक्षित है, कौन सी जगह असुरक्षित है। ये बड़ा स्पष्ट है। हमारे पास तमाम जो जियोलॉजिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स सरकार के पास हैं, जो अर्थ साइंटिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, जो ग्लेशियर्स के बारे में जानते हैं उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। तमाम तरह की रिपोर्ट्स सरकार के पास हैं। फिर भी कैजुअलिटी होती हैं। उसका बहुत बड़ा कारण, पहली बात तो यह है कि उत्तराखंड में लगभग 73% फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड और फॉरेस्ट कवर लैंड है। लगभग 48% फॉरेस्ट कवर है, थोड़ा हो सकता है और ज़्यादा हो गया हो, और बाकी फॉरेस्ट लैंड है। उसके कारण हमारे पास बहुत सीमित जगह बचती है कि जहाँ पर बसावट की जा सकती है, जहाँ पर कोई भी पब्लिक यूटिलिटी डेवलप की जा सकती है। ये एक फैक्ट है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। और उसके कारण जब भूमि का अभाव रहता है तो लोग ऐसी जोखिम भरी जगहों पर अपना आवास बना लेते हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर देते हैं। इसको कैसे हम स्ट्रिक्टली फॉलो करा पाएँ, एक बड़ी समस्या है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने जिला विकास प्राधिकरण बनाए थे, लेकिन इतना विरोध हुआ कि कालांतर में सरकार को उसको स्थगित करना पड़ा।
आज फिर ये बात उठ रही है कि जिला विकास प्राधिकरण अनिवार्य है, क्योंकि जब तक नियोजित विकास नहीं होगा तब तक ये जोखिम को हम कम कैसे कर पाएंगे। और इसलिए इसके लिए बहुत बोल्ड सरकार की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, एक बार बुराई मिलेगी, लेकिन उस बुराई को हम बर्दाश्त करेंगे। इस तरह के एक साहसिक निर्णय की ज़रूरत है, तो उसके कारण हम कैजुअलिटीज़ को कम कर सकते हैं। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो मुझे लगता है, जो मेरे मन में एक विचार आता है कि हमको छोटे छोटे डेस्टिनेशन बनाने चाहिए, जहाँ पर 5-7 हज़ार की आबादी के लायक, उसी में पर्यटकों के लिए व्यवस्था हो, उनके मनोरंजन की व्यवस्था हो, उनके लिए जो सुख सुविधाएं उनको चाहिए उस तरह की सुविधाएं वहाँ पर हों। और इसको हम पॉकेट्स में हमको करना चाहिए, बड़ी टाउनशिप की बजाय छोटी छोटी टाउनशिप 10-12 हज़ार की, क्योंकि पहाड़ों में इतनी सुरक्षित भूमि मिलना बहुत कठिन है, बहुत जटिल काम है, और इसलिए उसको हमको करना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे खेत हैं, हमारे खेत आज उनमें खेती नहीं हो रही है। उसका कारण ये है कि एक तो हमारे पास लगभग 1 एकड़ भूमि पर्वतीय क्षेत्रों में एवरेज है। अब 1 एकड़ में परिवार नहीं पल सकता, वो भी अगर भूमि अगर 1 एकड़ है तो पता चला कि वो 25 जगह 30 जगह बिखरी हुई है। 200 गज कहीं पर है, 500 गज कहीं पर है, 400 गज कहीं पर है। ऐसे 1 एकड़ के अगर एक साथ नहीं है। जो चकबंदी है, मैं जब कृषि मंत्री था तो हमने एक आदेश किया था, लेकिन क्योंकि लोग उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो भूमि उससे उनके परिवार का, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा का, उनके जीवन स्तर, उसमें उनको लगता है कि अनिवार्य नहीं है। क्योंकि पानी का भी पहाड़ों में दिक्कत है, गहराई में पानी है, उसको ऊपर पहुंचाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। पानी, कुछ नदियां हैं लेकिन वो बहुत दूर हैं, वहाँ से पानी वहाँ तक पहुँचाना कठिन है। तो एक तो हमको, या तो हमको खेती के जो पैटर्न है उसका जो उसको हमको कोऑपरेटिव फार्मिंग की ओर अगर हो सके, जैसे भारत सरकार ने अभी बहुत फोकस किया है, अमित शाह जी जब से सहकारिता को कृषि से अलग किया गया है, तो अब उस पर काफ़ी फोकस सरकार का है। उसका लाभ आने वाले समय में उत्तराखंड को भी मिलेगा। लेकिन हमको वहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग, चाहे उस पर हम मेडिसिनल प्लांट करें, उस पर हम इमारती लकड़ी का काम करें, बांस की खेती करें, मेडिसिनल प्लांट करें, उस पर हम फ्लोरिकल्चर करें, एरोमेटिक प्लांट्स का हम उसमें कारोबार करें, तो इस चीज़ों पर अगर हम फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हमारे हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में तो बड़ी हमारी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा उद्योग हमारा है वहाँ पर, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में हमको संतुलित विकास के लिए उधर ख्याल करना पड़ेगा। आपके पास अब डबल इंजन की बैक टू बैक सरकार रही। 2017 में भी सरकार आपकी बनी और 2022 से फिर 27 तक आपके पास ये मौका है, और आप मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आप आरएसएस से जुड़े रहे हैं, ज़मीन पे आपने सदा काम किया है, हमेशा आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। आज डबल इंजन वाली सरकार का कितना फ़ायदा आपको दिख रहा है ज़मीन पे, क्योंकि 17 से लेकर 27 तक ये रहेगी? क्या आप उसको देखते हैं कि आने वाले समय में अगर ये डबल इंजन वाली जो सरकार है, इससे उत्तराखंड का कायाकल्प होने की संभावना बढ़ती है? निश्चित रूप से। देखिए, अगर आप देखें, क्योंकि उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, तो स्वर्गीय अटल जी उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, बहुत उदार थे, और उन्होंने स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी में उत्तराखंड को रखा। यानी कि 90% जो बजट है हमको भारत सरकार देती है और 10% हमको उसमें लगाना होता है। उसके कारण सरकार तो पहली बीजेपी की नहीं बनी, लेकिन जब सरकार बनी वो कांग्रेस की बनी।
पर अटल जी का स्नेह इतना था कि उन्हें बिना भेदभाव के यहाँ पर इंडस्ट्रियल पैकेज दिया। आप देखिए 10 वर्षों के लिए 2003 में पैकेज दिया था 2013 के लिए तक के लिए। किन्हीं कारणों से दुर्भाग्य से वो पैकेज 2010 में ही समाप्त कर दिया गया। अब सब समझ सकते हैं कि किसने किया, नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते। लेकिन 2010 में वो पैकेज समाप्त कर दिया गया जो 10 वर्षों के लिए दिया गया था। आज उत्तराखंड जैसे जहाँ पर बहुत सीमित संसाधन हैं हमारे पास, वहाँ पर अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो वहाँ पर ऑल ओवर रोड कैसे बनता, वहाँ पर रेल लाइन जो सपना देख होता था एकीकरण प्रयाग तक रेल लाइन पहुँचेगी, 4 धाम के लिए रेल लाइन के प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, अभी इधर भी सर्वे का काम हुआ है, तो ये कैसे हो पाता। जो एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है वो कैसे हो पाता अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती। आज राज्य को कृषि के क्षेत्र में एप्पल मिशन में, कीवी मिशन में भारत सरकार हमको बहुत बड़ी मदद कर रही है और इसलिए डबल इंजन सरकार उत्तराखंड को चाहिए। उत्तराखंड जैसे नवोदित राज्य को अभी बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट हमको भारत सरकार से मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव उत्तराखंड से होने के नाते उन्होंने उत्तराखंड में के सैनिकों को सम्मान देते हुए उत्तराखंड को पंचम धाम यानी कि सैन्य धाम, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एक पंचम धाम है जो एक सैन्य धाम है। इतना बड़ा सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को दिया है, तो निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उत्तराखंड को मिला है, मिलता रहेगा और उत्तराखंड आगे बढ़ता रहेगा। एक आखिरी सवाल है मेरा त्रिवेंद्र सिंह जी, आप चूँकि संसद में भी हैं और आप राज्य की सरकार को भी चला चुके हैं, 25 साल की जो यात्रा को हम देखते हैं उसमें देखते हैं कि पहाड़ पे बाहर से लोग बहुत गए हैं और पहाड़ के लोग बाहर बहुत गए हैं, ये प्रक्रिया वहाँ पे है। तो वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को अगर वहाँ पे जो भी काम हो, चाहे वह पर्यटन में बढ़ोतरी हो, पर्यटन उद्योग के तरह फले फूले, प्रकृति के तरह, स्पिरिचुअल के तरह, माने आपने जो पंचम धाम की बात कही वो भी एक महत्वपूर्ण, और आज उत्तराखंड के लोग लगभग देश के कई महत्वपूर्ण पद पे भी हैं, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं उत्तराखंड के लोग, अलग अलग क्षेत्र में बहुत अच्छे ऊंचाई पे हैं। तो दो पक्ष है, एक है पे बैक कि हम जहाँ के हैं वहाँ को हम कंट्रीब्यूट करें, उसकी क्या स्थिति है उत्तराखंड में? क्या उत्तराखंड के लोग बढ़ चढ़ के अपने राज्य में बेहतर के लिए, कितने लोग ऐसे आते हैं, चूँकि आप राजनीति में हैं, केंद्र में हैं, राज्य में आप थे, तो आप लगातार आप इसको देखते हैं कि कितने लोग ऐसे आते हैं कि नहीं, मुझे उत्तराखंड का वो उत्तराखंड चाहिए जिसके लिए हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, जिसके लिए हमारे पुरखों ने संघर्ष किया, उसको बनाने के लिए बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें आपकी अभी तक जो आपका अनुभव रहा है वो क्या है? दिलीप जी, मैं बताऊं आपको कि 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो हमने एक कार्यक्रम किया था देहरादून में, रैबार। रैबार का मतलब होता है हिंदी में संदेश। तो हमने उसमें जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों, सेना के अधिकारी हों, IAS IFS हों, या हमारे पुलिस में कोई बड़े अधिकारी हैं, कोई व्यवसायी हैं जो देश विदेश में काम कर रहे हैं, तो हमने एक उनको आमंत्रित किया था कि आप आइए और अपने प्रदेश के लिए, जो आपका गृह प्रदेश है, जहां आपका जन्म प्रदेश है, वहां के लिए आप क्या सोचते हैं। और उसमें पूरा एक दिन का, सुबह 10 बजे से और रात के 10 बजे तक का ये पूरा ये प्रोग्राम हुआ था। फिर हमने उसको 18 में भी किया और 19 में भी किया लगातार। अब भी हो रहा है, लेकिन कुछ अलग स्वरूप में हो रहा है, लेकिन अब भी लगातार
कल भी वहाँ पर एक इस तरह का प्रोग्राम था। तो वो प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं और जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उन लोगों ने इसमें अपनी रुचि प्रकट की है और काफ़ी लोगों ने अपने गाँव में घर भी बनाए हैं, अपने कारोबार भी उन्होंने यहाँ पर शुरू किए हैं। एक शुरुआत हुई है और वो शुरुआत हुई है तो मुझे लगता है कि आगे चल कर के उसके अच्छे परिणाम आएंगे कि जो अर्थव्यवस्था तो उत्तराखंड की पहले से ही एक उत्तराखंड इस रूप में जाना जाता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था ये मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था है। कारण क्या है कि उत्तराखंड दूरस्थ होने की वजह से वहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ कभी ठीक से संचालित नहीं हो पाई, पनप नहीं पाई, मैं कह सकता हूँ। और इस कारण लोगों ने हमेशा नौकरी की ओर लोगों का ध्यान रहा। आज भी उत्तराखंड के सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे तो नौकरी करना पसंद करता है। और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के कारण मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था, पहले मनी ऑर्डर आता था, हर महीने तनख्वाह ली और तनख्वाह में से कुछ पैसा अपने घर के लिए भेज दिया, उससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती थी। लेकिन आज स्वरोजगार उत्तराखंड में काफ़ी हुआ है। लोगों ने पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के कारण होटल, होम स्टे, अच्छे अच्छे होटल भी आज उत्तराखंड में बने हैं, दूरस्थ क्षेत्र में बने हैं। तो आज लोग स्वरोजगार भी कर रहे हैं, स्व उद्योग भी चला रहे हैं और अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ मनी ऑर्डर से हट करके, अब तो वैसे भी अब तो ई बैंकिंग हो गया है, लेकिन काफ़ी कुछ लोग स्वरोजगार कर रहे हैं। जो लोग एडवेंचर टूरिज्म में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बगीचे लगाए हैं, कुछ लोगों ने पशुपालन किया है, मछली पालन किया है, पोल्ट्री में काम किया है, तो लोग अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उद्यान की दृष्टि अगर हम देखें तो उत्तराखंड में बहुत बड़ा स्कोप है, वर्जिन है मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड। और आज हम जो फल ले रहे हैं, जो सेब आदि हम जो खा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण फल है आज हमारा, तो हम केवल अपने देश की आवश्यकता के हिसाब से 20% ही पैदा कर पाता है भारत अभी। तो अभी भारत में उसकी डिमांड भी बहुत है और उत्तराखंड अभी वर्जिन है, बागवानी की दृष्टि से काफ़ी वहाँ पर स्कोप है। मैं तो नहीं कहता कि वहाँ पर नहीं हुआ है, काफ़ी हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी से अधिक अभी वहाँ पर गुंजाइश है। अगर उधर फोकस करेंगे, सोलर एनर्जी की ओर अगर हम फोकस करेंगे तो हमारे पास जगहें भी हैं और हमारे पास भगवान सूर्य का आशीर्वाद रहता है कि जब सर्दियों में पूरा जगह अंधकार रहता है कोहरे के कारण, पहाड़ में धूप खिलखिलाती धूप है जो पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। हम उनको आमंत्रित भी करते हैं और वहाँ पर एक सोलर एनर्जी के लिए बहुत अच्छी एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। निवेश को लेके कितना काम हुआ है 25 सालों में, चाहे पर्यटन में हो, चाहे सोलर एनर्जी में हो, चाहे देखिए जितने भी आपने अपॉर्चुनिटी बताए अवसर, उसमें निवेश को लेके कितना काम हुआ है, कितना जिसको कहते हैं गंभीरता से निवेश को लेके अलग अलग सरकारों ने 25 साल में काम किया। आपको इसका अनुभव अगर है तो अवश्य साझा करें। देखिए, मैं लेटेस्ट आंकड़े तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं पिछले कुछ आंकड़े आपको बता सकता हूँ कि जब हम सोलर पॉलिसी लाए थे तो हमारे यहाँ खेत खाली पड़े हुए थे। तो मैंने कहा भाई चलिए हम फार्मिंग नहीं कर सकते इस पर, तो हम सोलर फार्मिंग क्यों नहीं करें। तो एक नया कॉन्सेप्ट हम लाए सोलर फार्मिंग का। और मुझे याद है कि पहली बार राज्य बनने के बाद, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करूंगा मैं क्योंकि मैदानी क्षेत्र में तो हमारे पास काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, तो पहली बार पहाड़ों में 800 करोड़ का सोलर का इन्वेस्टमेंट आया था, पहली बार। दुर्भाग्य से उसके बाद हमने उस समय एक इन्वेस्टर समिट किया था जिसमें 1,25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, MOU साइन हुए थे, और 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये ग्राउंड हो गया था। अभी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट किया था पिछले साल, उसमें भी मुझे लगता है 3.5-4 लाख करोड़ का MOU साइन हुए। उसमें भी इन्वेस्टमेंट आया है, निवेश आया है। तो निवेश आ रहा है उत्तराखंड में, लेकिन
मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि हमारे पास जो दिक्कत है वो हमारे पास भूमि की समस्या है। लोग हरिद्वार में भूमि मांगते हैं, हमारे पास इंडस्ट्री के लिए भूमि नहीं है, बहुत कम सीमित भूमि है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वहाँ पर केवल ग्रीन कैटेगरी के उद्योग वहाँ पर लग सकते हैं, वहाँ पर भी सैचुरेशन पर आ गया है। उधम सिंह नगर में जो हमारा जो पार्ट उधम सिंह नगर रुद्रपुर के आसपास है, लोग सितारगंज और आगे बढ़ना नहीं चाहते इंडस्ट्रीज, और वहाँ पर हमारे पास एक तरह से हम लोग जो हमारे पास उपलब्ध एरिया था वहाँ पर हम सैचुरेशन की स्थिति में आ गए हैं। तो निवेश हमारे यहाँ आ रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा निवेश आया है, पर्यटन के क्षेत्र में कई 5 स्टार होटल्स हमारे यहाँ बने हैं, तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। लोग हेम्प कल्टीवेशन पर आना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ हर्डल्स हैं छोटे मोटे, उनको सरकार दूर करने का काम कर रही है। चलते चलते चूँकि अब समाप्त करने का समय आ गया है, तो मैं एक चीज़, चूँकि लोकतंत्र है हमारे यहाँ, लोकतांत्रिक संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल और राजनीति सियासत की बड़ी भूमिका होती है। नेतृत्व जो सरकार की होती है सियासी लोकतंत्र से निकल के आता है। तो जो उत्तराखंड के सियासत को अगर हम 25 साल के सियासत को अगर आप मूल्यांकन करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि सियासत, पूरी सियासत, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों दल जो सरकार चला के 10 साल और 15 साल की वहां तक सीमित नहीं है, जो एक सियासी जो देवभूमि की जो सियासत है उसको आप कैसे समराइज करेंगे? क्या वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है या पावर ओरिएंटेड है? अगर वो पावर ओरिएंटेड है तो डेवलपमेंट का रास्ता और शायद कठिन होगा, लेकिन अगर डेवलपमेंट ओरिएंटेड है तो शायद रास्ता आगे आसान हो जाए। तो आगे के रास्ते को देखते हुए देवभूमि की सियासत को आप कैसे, उसके बारे में क्या टिप्पणी है आपकी 25 साल के अनुभव को और आने वाले समय को देखते हुए? देखिए राजनीति के बारे में कहते हैं कि राजनीति का अपना चरित्र नहीं होता है। चरित्र अगर होता है और राजनीति का जो चरित्र होता है उसके मुखिया के पद पर कैसे लोग बैठे हुए हैं उस पर निर्भर करता है। मूल रूप से मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो सकारात्मक हैं, सृजनशील हैं, विध्वंस का उनका स्वभाव नहीं है, देशभक्ति से परिपूर्ण हैं, पर्यावरण के प्रति उनका बहुत गहरा लगाव है, धार्मिक हैं, नैतिक दृष्टि से अच्छे लोग हैं मैं कह सकता हूं। और आपसी संबंधों को लेकर अगर मैं कहूं तो उत्तराखंड में आज भी हम चाहे किसी भी दल के लोग होंगे, हम आपस में मिलते जुलते हैं। कभी हमारे पास इस ढंग की कटुता हमको देखने को नहीं मिलती। कई राज्यों में हम देखते हैं लोग आमने सामने बैठते ही नहीं हैं। तो हमारे यहाँ सामान्यतः जो स्वभाव है वो सृजनशील है और अच्छा सोचने का सब एक स्वभाव है उसमें। लेकिन थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी विचारधारा होती है, उस विचारधारा के आधार पर काम करते हैं, तो वो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत वो संबंधों को प्रभावित करती है। चलिए, आप ये जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो बुनियादी रूप से उत्तराखंड जो देवभूमि की सियासत में जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, और जो कुछ खामी है वो सियासत की अपनी खामी है, सत्ता का चरित्र है, सियासत का तो चरित्र है, उसका असर है। आज आपने अपने कीमती समय से जो हमें समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उत्तराखंड के 25 साल पे आपने अपनी जो आपकी दृष्टि है, आपकी जो सोच है, आपके जो अनुभव है हमारे दर्शक से आपने साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी नमस्कार।